अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामेईन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा शौहर नौकरी के लिए दुबई चला गया। माजूर सास एक कमरे में बैठी ग्लास में चम्मच बजा बजा कर हर वक्त मुझे बुलाती रहती थी। मैं उससे तंग आ चुकी थी। आखिर एक दिन मैंने गिलास और चम्मच उठा लिया। अब मुझे सुकून था। रात के वक्त मैं सास को खाना देना भूल गई। आधी रात को याद आया तो फौरन सास के कमरे में गए, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि सामने ही मेरा दिमाग फटने के करीब आ गया था। मेरे शौहर ने कॉल करके जो बातें मुझे सुनाई थी, मेरा गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं कुछ कर बैठूं। मैंने गहरी सांस हवा के सुपुर्द करके अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा गुस्सा हद से बढ़ रहा था। अभी मैं अपने आप को काबू करने की कोशिश ही कर रही थी जब अचानक मेरी सास के कमरे से चमचा बजाने की आवाज आई थी। मैं समझ गई थी कि उन्हें किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ गई है, जिसकी वजह से वो मुझे बुला रही हैं। मैंने अपने आप को संभाला था, क्योंकि मैं अपनी सास के सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से मैं नुकसान में आऊं। मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने का वक्त गुजरा था। मेरे शौहर दुबई में काम करते थे और मैं अपनी सास के साथ अपने शौहर के घर में रहती थी। मैं अपनी सास के कमरे में आई तो वो पलंग पर बैठी हुई चमचा बजाने में मसरूफ थी। मैंने गला खंकार कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया था और सवालिया लहजे में बोली थी, जी अम्मी, बोलिए, क्या काम है? मैं हमेशा उनके सामने अपनी आवाज धीमी रखती थी। मैंने गला खंकार कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया था और सवालिया लहजे में बोली थी, जी अम्मी, बोलिए, क्या काम है? मैं हमेशा उनके सामने अपनी आवाज धीमी रखती थी। मुझे उनसे हमदर्दी थी। वो माजूर खातून थी। हमेशा मैं उनके आगे पीछे रहना चाहती थी, लेकिन चंद ही दिनों में उन्होंने मुझे अपने आप से इतना बदजन कर दिया था कि मेरे शौहर की बहुत ख्वाहिश थी कि वो मुझे अपने साथ दुबई ले चले। लेकिन मेरी सास ने मेरे सामने मेरे शौहर को मना किया था कि कोई ज़रूरत नहीं है दुबई जाने के लिए। वहां जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तुम वहां पर घूमने के लिए नहीं जा रहे हो, बल्कि कमाने के लिए जा रहे हो। अगर तुम इसे भी साथ ले गए तो वहां जाकर किस तरह गुजारा करोगे? ना तुम मुझे देखोगे और ना ही अपनी बहनों का कोई ख्याल करोगे। सारा पैसा इस लड़की पर लगा दोगे। इससे बेहतर है कि ये हमारे साथ रहे और तुम 2 साल दुबई में काम करके वापस आ जाओ। जबकि मेरे शौहर, जो पहले मुझसे वादे कर चुके थे कि हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ दुबई लेकर जाऊंगा, तो मेरे साथ दुबई में ही रहोगे, अब वो मुझसे नजरें चुरा चुके थे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनकी हाँ में हाँ मिला दी थी। ये बात हकीकत थी। अगर मैं अपने शौहर के साथ दुबई चली जाती तो कभी भी हम कुछ नहीं बचा पाते, बल्कि जो कमाते वहां पर ही लुटा कर वापस आ जाते। इसलिए बेहतर था कि मेरे शौहर ही दुबई काम के लिए चले जाते। लेकिन अब जो रवैया मेरे शौहर के जाने के बाद मेरी सास का हो गया था, वो मुझे जीने नहीं दे रहा था। वो मुझे देखकर गुस्से से बोली, काफी देर से गिलास बजाकर तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है। सुबह तुमने 7 बजे मुझे नाश्ता दिया था और अब दिन का 1 बज रहा है। तुम्हें बिल्कुल मुझ बूढ़ी पर रहम नहीं आता। आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हर करतूत के बारे में बताऊंगी। तुमने हमें परेशान करके रखा हुआ है। जबकि मैंने गहरी सांस ली
और बिना किसी बात का जवाब दिए खामोशी से किचन में आकर उनके लिए खाना बनाना शुरू कर चुके थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि आज मैं अपनी अम्मी के घर चले जाऊं। थोड़ी देर पहले मेरे शौहर का फोन आया था और वो मुझे खरी खरी सुना रहे थे कि तुमने मेरी माँ का जीना हराम किया हुआ है। उन्होंने मुझे बताया है कि तुम उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। अगर तुम मेरी माँ के पाँव में तेल लगा दोगी तो इसमें कौन सी कबाहत है? वो तुम्हारी भी तो माँ है। तुम उनसे आजिज आ रही हो। जबकि मैं हैरान होकर अपने शौहर की बातें सुन रही थी। आज से पहले मैंने कभी उनकी माँ को गैर औरत नहीं समझा था, बल्कि उन्हें हमेशा अपनी माँ मानती थी। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ था, ये बात मुझे अपने ही शौहर और उनकी माँ से बदजन कर चुकी थी। मैंने बेदिली से अपनी सास के लिए खाना बनाया था और ट्रे में सजाकर उनके कमरे में दाखिल हो गई थी, जबकि वो ना जाने अपनी बेटी से कौन सी बातें कर रही थी कि मुझे देखते ही फौरन मोबाइल बंद करके बैठ गई थी। मैंने खामोशी से उनके आगे ट्रे रख दी। मैं कमरे से आने लगी तो वो एक बार फिर अजीब से अंदाज में बोली, मेरी दवाई कौन देगा? जबकि मैं खामोशी से उनकी दवाई उनके करीब रखकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। मुझे आज शदीद रोना आ रहा था। बेटियां हर एक की सांझे होती हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता। आजकल लोग बहू को बहू नहीं बल्कि मासी समझ लेते हैं। ब्याह कर लाते हैं, लेकिन उनकी वो कदर नहीं करते। मुझे आज अपने माँ बाप पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों ने मेरी शादी ऐसे घराने में की कि फिर मुड़कर पूछा ही नहीं। वो लोग मुझसे इतने बदजन क्यों हो गए कि मुझे एक ऐसे घर में फेंक दिया जहां पर ना मेरा शौहर है और ना ही, मतलब कि मैं एक बूढ़ी औरत के साथ रह रही हूं जिसकी हर वक्त मुझे खिदमत करनी पड़ती है। बाज औकात तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं उस घर की बहू नहीं बल्कि एक नर्स हूं जो अपनी सास के लिए लाई गई हूं। काफी देर में आंसू बहाकर अपने आप को काबू करने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरा दिल बहुत ज्यादा अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। मैंने फौरन अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए बोली कि आप घर आए। मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है। अगर अम्मी आज आप ना आई तो मेरा दिल फट जाएगा। मैं अपनी माँ से इस अंदाज में बोली थी कि वो मुझसे दूर बैठी दहल गई थी और परेशान कुन लहजे में बोली थी कि क्या हो गया नीलम, तुम इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? मेरी बच्ची, अभी मैं तुम्हारे पास आती हूँ। वो प्यार से बोली तो मुझे ढेरों ढेर सुकून मिला था। मुझे सहारा सा महसूस हुआ था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई है। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एक बार फिर मेरी सास ग्लास पर चमचा बजाकर मुझे उसने बुलाना शुरू कर दिया, जबकि वाकई मुझे अपना आप एक मासी सा महसूस हुआ था। मैंने अपने आंसू सख्ती से रगड़ डाले थे और खामोशी से अपना आप सवार कर अपनी सास के कमरे में चली गई। वो मुझे देखते हुए बोली, अब ये सामान उठाओ और मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ और जल्दी आना, मुझे आराम भी करना है। वो अपना आप सीधा करते हुए नखरे से बोली थी, जबकि मैं खामोशी से ट्रे उठाकर किचन में आ गई थी। मैं ज्यादातर अपनी सास के मुंह नहीं लगती थी और ना ही उनसे कोई बातचीत करती थी। जो काम वो कहा करती थी मैं खामोशी से उनका हर काम कर देती। मुझे ये आदत बिल्कुल नहीं थी कि मैं बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमतें करूं। हाँ, जो वो काम बोलती थी उसके लिए मैं हर वक्त हाजिर रहती थी, जबकि मेरी सास चाहती थी कि मैं हर वक्त उनके साथ लगी रहूं, उनकी खिदमत करती रहूं। कभी उनके सर की मालिश करूं तो
कभी उनके पैर की मालिश करूं। ये सब मुझसे नहीं होता था। मैं अपने घर की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी। मेरे अम्मी अब्बू सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। सब मुझे अपने सीने से लगा कर रखते थे। मैं उठकर एक ग्लास पानी का भी नहीं पीती थी। लेकिन जब से मैं अपने ससुराल आई थी, घन चक्कर बनी हुई थी। हर इतवार को मेरी सास की दोनों बेटियां हमारे घर आ जाती थी और मुझे उनके लिए पूरी दावत का एहतमाम करना पड़ता था। शादी की शुरुआत के दिन थे, इसीलिए मैं खामोशी से हर काम कर लेती थी। लेकिन उन लोगों ने तो मेरी जात को बिल्कुल मजाक बना लिया था। जिसका जो दिल चाहता था मुझे सुना दिया करता। मेरी नंदें भी आते साथ ही मुझ पर चढ़ जाया करती कि मेरी माँ को तुम किस तरह संभाल रही हो। उनकी हालत देखो, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जबकि मैं खामोशी से सबकी बातें सुनकर सिर्फ और सिर्फ अपना दिल ही दुखा लिया करते थे। बाज़ औक़ात अपने शौहर को अपना दुखड़ा सुनाती थी तो वो भी मुझे ही उल्टा ये बातें बोलकर मोबाइल बंद कर दिया करते थे कि तुम मेरी माँ की एहसानमंद रहो। उन्होंने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है। अगर तुमने मेरी माँ की खिदमत नहीं की तो इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए भी कोई अहमियत नहीं रखते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बूढ़ी औरत के बारे में इस तरह की बातें करती हो। जबकि मेरा दिल तड़प उठता था। लोगों की बातें तो मुझसे बर्दाश्त हो जाती थी, लेकिन अपने शौहर की कोई बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हर लड़की चाहती है ससुराल जैसा भी सलूक करे, लेकिन शौहर साथ देने वाला हो। औरत कैद में भी जिंदगी बसर कर लेती है, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलात में घिरी हुई थी। बेशक मैं एक गरीब घराने की लड़की थी। मेरे माँ बाप ज्यादा अमीर लोग नहीं थे। हम लोग थोड़े ही खर्चे में गुजारा करते थे। लेकिन मेरी अम्मा ने कभी ये बात नहीं सोची थी कि वो मुझे ब्याह कर ऐसे झंझाल में झोंक रही हैं। थोड़ी देर मजीद गुजरी और मेरी माँ बौखलाए हुई घर में दाखिल हुई। उन्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत सुकून मिला था। मेरी आंखों में नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया। मैं फौरन उनके सीने से लग गई। उनको अपने सीने से लगाकर मुझे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरा कुल जहान मेरे पास वापस आ गया हो। मेरे शौहर को दुबई गए हुए पूरे 4 महीने हो गए थे और आज मैं अपनी माँ से पूरे 4 महीने के बाद मिल रही थी। मैं हर वक्त अपनी माँ के पास हमेशा पास रहती थी। कभी किसी घर अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं गई थी और ना ही किसी के साथ ज्यादातर बातें करती। मेरा पसंदीदा मशगला अपनी माँ के साथ बातें करना था। वो मुझे रोता देख फौरन परेशान लहजे में बोली, मेरी गुड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? मेरी लाडो, इधर बैठो। वो मुझे बाहर सोफे पर बिठाते हुए परेशान होकर बोली, जबकि मैं अपनी तकलीफ उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज हल्क में कहीं फंस गई। मैं मजीद कुछ कह पाती या उन्हें समझा पाती, इससे पहले मेरी सास ने ग्लास पर चमचा बजाकर मुझे अपने कमरे में याद किया था। जबकि मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और अपनी मां को सोफे पर बिठाते हुए बोली, बस आपको देखकर थोड़ी सी आपदीदा हो गई। आप कमरे में जाएं, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये बोलकर मैं ठहरे नहीं थे, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी सास बेवजह की बातें बनाएंगी। मैं उनके कमरे में गई तो फौरन ही अजीब से लहजे में बोली, कौन आया है और तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे साथ हमने ऐसा क्या जुल्म कर दिया है लड़की, जो तुम इतने आंसू बहा रही हो? जबकि अपना लहजा हमवार करके मैं बोली, मेरी अम्मी आई है 4 महीने बाद। अपनी मां को देखा है, थोड़ा दिल भर आया। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ।
तैयार हो चुकी है, आप आराम कर लें। ये बोलकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाने लगी, मेरी सास फौरन बोले, क्यों? अपनी माँ से हमारी चुगलियां करनी है जो तुम मुझे आराम करने की ताकीद कर रही हो? जबकि उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। आज तक मैं उस औरत को समझ नहीं पाई थी, हालांकि मैं उसके साथ 4 महीने से रह रही थी। मैंने उनकी जानिब देखा और आजिज़ी से बोली, मैं क्यों आपकी चुगली करूंगी? आप भी मेरी माँ हैं। खुदा के लिए अम्मी मुझे बख्श दे, मैं भी इंसान हूं। अपनी माँ को देखकर ना जाने क्यों मुझ में एक हौसला सा पैदा हुआ था। जबकि मैं मजीद कुछ कहती, इससे पहले ही मेरी सास रोना पीटना मचा चुकी थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते? अरे अल्लाह, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर क्या गया, ये बाहर की आई हुई लड़कियां हमें सुनाएंगी। अभी बुलाती हूं मैं अपनी बेटियों को, वही तुमसे बात करेंगी। मुझ माजूर का तो जरा लिहाज किया नहीं तुमने। जबकि मैं उनको फटी फटी निगाहों से देख रही थी कि वो किस तरह मुझसे बात कर रही थी। मैं मजीद कुछ कहती या उन्हें संभालती, उससे पहले ही मेरी अम्मी मेरे सास के कमरे में आ गई और सलाम करते हुए बोली, अरे बड़ी भी, क्या हो गया आपको? इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हैं आप? मेरी माँ का यह कहना था कि उन्होंने तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया। मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। कहने को वो माजूर खातून थी, वो बगैर सहारे के खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मगर उनके हल्क में आवाज इतनी थी कि मेरे कान के पर्दे फटने के करीब आ गए थे। उन्होंने रोते रोते अपनी दोनों बेटियों को घर बुला लिया, जबकि मेरे शौहर को भी इतला कर चुकी थी कि मैं उनके साथ ना जाने क्या कर चुकी हूं। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी माँ 4.5 महीने बाद मुझसे मुलाकात करने के लिए आई थी और ये सब तमाशा देखकर उनके हवास भी काम करना बंद कर चुके थे। थोड़ी देर मजीद गुजरी कि दोनों बेटियां दनदनाती हुई घर में दाखिल हो गई और मुझे देखते ही उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं उन लोगों को बता रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुझसे अजीब तरह से बात कर रही थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनसे ये कहा कि मैं आपको भी अपनी माँ मानती हूँ, लेकिन मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। उस पल मेरी माँ का दिमाग घूम गया था और वो गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया, मैंने अपनी बच्ची की बहुत तजलील बर्दाश्त कर ली है। अब मैं मजीद अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं करूंगी। उसकी तलाक होती है तो भी मुझे मंजूर है। मैं अपनी बेटी को यहां से लेकर जा रही हूं। आप लोगों ने तो हम गरीबों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। जाओ मानो, तुम अपना सामान समेटो, मैं तुम्हें अभी लेकर जाऊंगी। जबकि मेरा पूरा वजूद लरज उठा था। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मेरे अलावा भी मेरी और 2 बहनें थी और 2 भाई थे जिनकी बीवियां उनके साथ ही रहती थी। उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। अगर मैं भी वापस अपने घर चली जाती तो अम्मा अब्बा परेशान हो जाते। अम्मी की तरफ देखते हुए नम लहजे में बोली, अम्मी फिलहाल आप घर जाएं, ये मेरा मामला है, मैं संभाल लूंगी। मुझे अगर आपकी याद आएगी तो मैं फोन कर लूंगी या फिर आपसे मुलाकात के लिए आ जाऊंगी। फिलहाल आप अपने घर चले जाएं। मामला बिगड़ रहा है। जबकि मेरी अम्मी मुझे फौरन संभालते हुए फौरन से बोली कि तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। तुम्हारे बाप के बाजू में इतनी जान अभी बाकी है कि वो तुम्हें 3 वक्त की रोटी खिला दे। इन लोगों के टुकड़ों पर तुम्हें पलने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि मैं सर नफी में हिलाते हुए बोली, नहीं अम्मी, मुझे यहीं रहने दें। खुदा के लिए आप यहां से चली जाएं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। मेरी बात सुनकर मेरी नंदें जो चीख चिल्ला रही थीं, अब चुप हो चुकी थी। जबकि मेरी मां ने मुझे नम आंखों से देखा था और खामोशी से मेरे सर पर हाथ रखकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद
अपनी सास के कदमों में बैठ गई और उनके पांव पकड़ते हुए तकलीफ दे लहजे में बोले, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं अब आइंदा के बाद आपके सामने कभी जुबान नहीं चलाऊंगी, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही करूंगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मेरी नंदे जो मुझे जलील करने के लिए आई थी अब खामोशी से अपनी माँ को देख रही थी, जबकि मेरा रद्द अमल देखकर वो तीनों ही खामोश हो चुकी थी। और मेरी सास मुझे देखते हुए बोली, बस आइंदा ख्याल रखना, वरना तुम्हें इस घर से निकालने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो गुस्से से बोलकर हुक्म देने वाले अंदाज में बोली, अच्छा जाओ और मेरी बेटियों के लिए खाना लगाओ, अब यहाँ आई हैं तो कुछ खा कर ही जाएंगी ना, बेवजह मेरे घर में तमाशा लगाया हुआ है। और हाँ, अपनी माँ को रोक दो, आज के बाद हमारे घर में कदम न रखे। अपने बेटे को फोन करके मैं तुम्हारी सारी हरकतें बताऊंगी। जबकि मेरा दम निकलने के करीब आ गया था, क्योंकि इन 4 महीनों में मैं इतना समझ गई थी कि मेरे शौहर मेरे नहीं है। एक तो शादी होने के फौरन बाद वो मुझे छोड़कर दुबई चले गए। अगर वो कुछ साल मेरे साथ रहते तो उन्हें मुझसे मोहब्बत हो जाती, लेकिन उन्होंने मेरे साथ वक्त नहीं गुजारा, ना ही मुझे समझा, इसीलिए वो मुझसे वाकिफ नहीं थे। अपनी माँ बहनों की बातों में फौरन आ जाते थे। मैंने खामोशी से जल्दी जल्दी अपनी नंदों के लिए खाना बनाया। मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। गरीब की बेटी की कोई औकात नहीं होती। आज ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। मैंने जल्दी से खाना बनाने के बाद अपनी सास नंदों के लिए खाना लगा दिया। मैं वहीं उनके पास बैठना चाहती थी, लेकिन मामला मुझे बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा था। अगर मेरी सास ने कुछ भी उल्टा सीधा मेरे शौहर को बोला तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे, बल्कि बहुत बातें मुझे सुनाएंगे। मुझे बस इस बात का ही खौफ लाहक था, लेकिन मेरी सास ने मुझे वहां बैठने नहीं दिया, बल्कि मुझे झिड़कते हुए बोली, दे दिया बीबी खाना, अब यहां से चली जाओ, मुझे अपनी बेटियों से कुछ बात करनी है। यहां पर कान लगाने की जरूरत नहीं है। ये लड़की हर वक्त हमारी टो में रहती है। जबकि मेरा दिल एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। ये लोग कितने घटिया थे। बेशक मैं किसी और की बेटी थी, पराए घर से आए थे, लेकिन अब तो इनके खानदान का हिस्सा थी। सारी जिंदगी मुझे इन लोगों के दरमियान ही गुजारनी थी, तो फिर मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों? मगर इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरा दिल बहुत बोझल हो रहा था। दिल चाहता था कि कुछ अरसा के लिए अपनी अम्मी के घर रहने के लिए चली जाऊं, मगर खुशी खुशी। लेकिन शायद अब मेरे नसीब में ऐसा मुमकिन ही नहीं था। थोड़ी देर मजीद गुजरी थी, जो अचानक मेरा मोबाइल बजना शुरू हो गया और मेरे दिल की धड़कनें भी मुंतशिर हो गई, क्योंकि सामने स्क्रीन पर मेरे शौहर का नाम जगमगा रहा था। मेरे हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो चुके थे। मुझे महज एक बात का डर था, अगर उन्होंने मुझे 3 अल्फाज बोल दिए तो मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे मालूम था उस पहर मेरी माँ जज्बाती होकर गई थी, लेकिन जब मैं कोई बड़ा फैसला लेकर अपनी माँ के घर चली जाती तो वहां से मुझे सिवाय धुतकार के और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मैंने सब्र से काम लेने के बारे में सोचा था। मैंने कॉल अटेंड करते ही अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मेरे शौहर चिंघाड़ते हुए बोले, तुम्हें मेरी जुबान समझ नहीं आती? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि मेरी माँ के मुंह नहीं लगना, और अब तुम अपनी माँ को बुलाकर यूं मेरी माँ की तजलील करवा रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी औकात। जानती हो लड़की, तुम किस घर से आई हो? तुम्हें झोंपड़ी से उठाकर मैं महल में लाया हूं। तुम तो अपनी औकात ही भूल गई हो। अपने शौहर के अल्फाज सुनकर
मेरा दिल बहुत तकलीफ में मुब्तला हो गया था। मैं फिर भी उन्हें सफाई पेश करने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी मुझसे मुलाकात करने के लिए आई थी, मगर मेरे शौहर तो हाथ ही नहीं आ रहे थे। उन्होंने मुझे उस पल बहुत जलील किया और सख्ती से ताकीद करके मोबाइल रख दिया कि अगर अगर तुमने अब मेरी माँ के साथ कोई बदसलूकी की या फिर उनके साथ जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा लहू पी जाऊंगा। तुम अभी मेरे कहर से वाकिफ नहीं हो। उनकी बातें सुनकर मैं दिल बर्दाश्त हो गई और खामोशी से उनकी हर बात को सर झुकाकर सुन लिया। फोन रख चुकी थी। मोबाइल रखते ही मुझे शिद्दत से रोना आया। मेरी आंखों में ढेरों आंसू थे। मुझे अपने माजी की वो खुशियों भरी जिंदगी याद आई। बेशक हमारे घर में ज्यादा पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, बेशक हमारे घर में 3 वक्त का खाना भी सुकून से मयसर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं खुश थी क्योंकि मुझे ये जलालत नहीं थी। मेरे किए हुए काम पर वहां पर पानी कोई नहीं फेरा जाता था, बल्कि मुझे हर एक चीज के लिए सराहाया जाता था। तुमने ये काम किया है, मगर मेरे ससुराल में कुछ भी कर लूं, मुझे सिवाय जलालत के और कुछ नसीब नहीं हो रहा था। काफी देर तक मैं अपने माजी को याद करती रही, फिर अपनी आंखें साफ करके खामोशी से जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए और अपने लिए दुआ मांगने लगे कि या रब्बुल आलमीन मुझ में सब्र अता कर, मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत अता कर के मैं अपनी सांस को बर्दाश्त कर पाऊं, क्योंकि मैं अब हिम्मत हारती जा रही थी। काफी देर मैं अपने रब के हुजूर बैठकर दुआएं मांगते रही थी और फिर जाए नमाज लपेट कर अपने बिस्तर पर आकर बैठ गए। अभी थोड़ी देर मजीद गुजरी थी जब अचानक एक बार फिर मेरा मोबाइल रिंग हुआ था। मैंने देखा तो अम्मी का फोन आ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अम्मी का फोन उठाकर कान पर लगाया। मैं हेलो कहती उससे पहले ही मेरी अम्मा बहुत परेशानी से बोली, मानो तू ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी सास ने मेरे जाने के बाद कोई हंगामा तो नहीं किया ना? जबकि मैंने गहरी सांस ली और अपना दर्द दिल में छुपाकर धीमी आवाज में बोली, जी अम्मी, आप परेशान ना हो, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। उनकी उम्र हो गई है ना, इसीलिए गुस्सा आ जाता है। आप बेफिक्र रहें, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, बस आपकी याद आ रही थी इसीलिए आपको अपने पास बुला लिया था, लेकिन शायद उन्हें ये बात बहुत बुरी लग गई। मैं मजीद कुछ कहती उससे पहले ही मेरी अम्मी मेरी बात काटते हुए बोली, मुझे सब पता है नीलम, तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरी लाडो, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह बिलक बिलक कर रो रही थी और तुम्हारी सास नंदों का ये कौन सा रूप था जो आज मुझे देखने को मिला? मेरी गुड़िया, तुम परेशान हो। मैंने तुम्हारे भाई और बाप से भी इस बारे में बात की है। उनका भी यही कहना है कि वो तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तुम एक दफा जिक्र तो करो अपनी परेशानी का। मैं चंद पल खामोश रही थी और फिर हिम्मत करके अपने ऊपर बीती हुई तमाम दास्तान अम्मी को सुनाती चली गई। और जैसे जैसे मैं उन्हें अपने ऊपर बीती तमाम तकलीफ से आगाह कर रही थी, मेरी माँ रोना शुरू हो चुकी थी। कोई भी माँ हो, सबकी यही ख्वाहिश होती है कि जिस भी घर में हमारी बेटी ब्याह कर जाए वहां पर खुशहाल जिंदगी बसर करे, उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो। जिस तरह से हम अपनी बच्ची को संभाल कर रखते हैं, उसके ससुराल वाले भी उसकी कदर करें। सास, नंदे, देवर, शौहर सब उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें। लेकिन जब मेरी माँ को मेरे दर्द के बारे में मालूम हुआ तो
वो रोना शुरू कर चुके थे और तड़प कर बोली, तुम अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आ रही हूँ। जब तक तुम्हारी सास और तुम्हारी नंदे नहीं सुधरेंगी, मैं तुम्हें वहां नहीं भिजवाऊंगी। मेरा यकीन मान नीलम, तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जबकि मैं मना करते हुए बोली, नहीं अम्मी, अगर मैंने ये कदम उठाया तो मेरी सास मुझे तलाक दिला देगी और मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा देगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी बात समझ रही हैं ना, मैं क्या कह रही हूँ? ये कहकर मैं खामोश हुई तो मेरी माँ ने एक ऐसी बात मुझे बोली कि मैं सुनकर दंग रह गई और उनकी फौरन ही नफी करते हुए बोली कि नहीं अम्मी, ये बात बहुत बुरी है। वो बूढ़ी है, मुझे ये सब जेब नहीं देता। और अगर उन्होंने मेरे शौहर से जरा भी शिकायत की तो मेरा बेवजह घर खराब हो जाएगा। गलत बात कर रही हैं आप। मगर मेरी अम्मी ने मुझे इस तरह से समझाया कि चंद पल के लिए मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी और फिलहाल मैंने मोबाइल रखकर खामोशी से आंखें मूंद ली थी। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में अम्मी की बातें ही चल रही थी। क्या मुझे ये कदम उठा लेना चाहिए था? अम्मी की बातों में वजन था। अगर मैं ऐसा कर लेती तो इसमें मेरा ही सुकून था। बस मुझे हिम्मत करनी थी। मेरी सास एक माजूर औरत थी। वो ज्यादा से ज्यादा चीख चिल्ला लेती, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकती थी। यही सब बातें सोचकर मैंने अपना इरादा मजबूत कर लिया था और सुबह का इंतजार करने लगे। बेशक मैं जो करने वाली थी वो गलत था, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमका था और मैं सुबह सवेरे ही जाग कर किचन में आ चुके थे। मैंने फौरन ही नाश्ता तैयार किया और अपने सास के कमरे में दाखिल हो गए। वो रोजमर्रा की तरह हाथ में तस्बीह लेकर आंखें बंद किए बैठी थी। मेरे चेहरे के जाविये यकदम सख्त हो गए थे। मैं कदम बा कदम चलती हुई अपनी सास के पास आई और उनके सामने नाश्ते की मेज रखते हुए सख्त लहजे में बोली थी, नाश्ता कर लें, इसके बाद मुझे घर की सफाई भी करनी है। और हाँ, जल्दी खाना, मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं। मैं हुक्मिया अंदाज में बोली थी। ये करते हुए मेरा लहजा लड़खड़ाया था। एक पल के लिए मुझ पर डर भी हावी हुआ था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। अम्मी की आंख फौरन खुली और वो मुझे हैरान निगाहों से देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही मैं उनसे तस्बीह छीन कर बोली, अगर अपनी आवाज निकालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खामोशी से नाश्ता करो, वरना तुम्हारा यहीं गला दबा दूंगी। मेरी आंखें एकदम बड़ी हो गई थी। आज मैं वो करने वाली थी जिसके बारे में मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरी सास मुझे फटी फटी निगाहों से देख रही थी। उनकी हैरत बजा थी। मैं जो 6 महीने उनके सामने सर झुकाकर हर काम कर दिया करती थी, आज मेरा दिमाग आसमान पर पहुंचा हुआ था। वो बेयकीन निगाहों से मुझे देखते हुए बोली, क्या हो गया है? दिमाग खराब हो चुका है क्या? किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? ये कहते ही उन्होंने अपना मोबाइल उठाने की कोशिश की, मगर मैंने फौरन उनका मोबाइल झपट लिया और इंसानियत भुलाए उनके चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए सख्त तरीन लहजे में बोले, अगर अपनी जुबान चलाने की कोशिश भी की ना तो मेरा हाथ चलेगा। तुमने मेरे साथ ना बहुत बुरा कर लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। ये कहते हुए मैंने उनके आगे से ट्रे हटा ली और उनको देखते हुए गुस्से से बोली, अब तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। सारा दिन भूखी रहो। रात को तुम्हें सिर्फ एक सूखी रोटी यहीं पर ला दूंगी। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे सामने जी हुजूर करती रहूंगी तो तुम मुझ पर हुक्म चलाती रहोगी? एक इंसान की बर्दाश्त होती है?
और अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि नीलम क्या चीज है। ये कहते ही मैंने ट्रे उठा ली और किचन में चली गई। मैं जानती थी मैंने बहुत गलत किया। मेरी सास को मेरा रवैया बहुत बुरा लगेगा। वो बूढ़ी औरत थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज मेरी इंतहा हो गई थी। मैं कब तक उसका ये रवैया बर्दाश्त करती। मैं कुछ भी कर रही थी तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब मैंने यही सोचा था कि मैं उनसे उनका मोबाइल, वो ग्लास और चमचा, हर एक चीज उनसे छीन लूंगी ताकि उनकी जुबान बंद हो जाए। मैंने उन्हें सख्ती से ताकीद भी कर दी थी कि अगर तुमने अपनी बेटियों से कुछ भी कहने की कोशिश की ना, तो याद रखना पीछे सारा दिन मैं तुम्हारे साथ होंगी, और फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। जबकि मेरी सास बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। मुझे ये करके एक पल के लिए शर्मिंदगी भी महसूस हुई, लेकिन मैं अपनी शर्मिंदगी जाहिर कर चुकी थी, क्योंकि अब वो सब कर लेना चाहती थी जिसके बारे में मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरी अम्मी ने मुझे यही सब समझाया था कि तुम उस औरत के साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया ना रखो, उसको उसकी औकात में रखो, उसको बताओ कि वो एक माजूर है, उसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। अपनी अम्मी की बात सुनकर मैं घबराई थी। उनको समझाने की कोशिश की कि ये गलत है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बूढ़ी औरत है और उम्र के साथ साथ इंसान का दिमाग ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरी माँ मेरा दिमाग बनाती चले गए कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उनके लिए बहुत कर चुकी हो, अब तुम्हें वो करना है जो मैं कहूँगी। मेरी माँ ने मुझे ये सब समझाया कि तुम उनसे हर वो सामान छीन लो जिसके ज़रिए वो अपने बच्चों से बात करती है, और मैं भी वही करती चली गई। धीरे धीरे मेरी सास मेरे काबू में आती जा रही थी। उनका सर झुक चुका था। वो अब मेरे सामने एक लफ्ज़ नहीं अदा करती थी, बल्कि मेरे सामने बैठकर अपनी बेटियों को बुरा भला कहती थी और मेरी खूब तारीफ किया करते। इन्हीं बातों की वजह से मैं बहुत खुश रहने लगी। मैंने अपनी सास को इस तरह काबू किया कि उनका मोबाइल हर वक्त मेरे पास रहता था। जब मुझे ज़रूरत लगती कि उनको मेरे शौहर से बात कर लेनी चाहिए, तो मैं उनकी बात अपने सामने ही बैठकर करवाया करती थी, जिसकी वजह से वो कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते थे। अगर वो कोई उल्टी सीधी बात करती भी तो तब भी उन्हीं का नुकसान था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक औलाद अपनी माँ की आवाज़ से ही बहुत कुछ समझ जाती है। धीरे धीरे मेरी रंगत भी तब्दील होती जा रही थी। मेरा जब दिल चाहता था मैं घूमने के लिए बाहर चली जाती, ढेरों ढेर शॉपिंग किया करती। अब जो भी पैसे मेरे शौहर अपनी माँ को भेजा करते थे, उनके अकाउंट से निकाल कर इस्तेमाल कर लेते। कोई मुझसे कोई सवाल करने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी सास सबका मुंह बंद करवा देती थी, क्योंकि उन्हें अब मेरे साथ रहना था, और जो मैं उनके साथ करती थी उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुके थे। वक्त और तेज़ी से गुजरता चला गया। मुझे ये सब करते हुए पूरा 1 महीना बीत गया था। शुरुआत के दिनों में जो मुझे अक्सर औकात शर्मिंदगी महसूस होती थी, अब वो भी ख़त्म हो चुके थे। उनसे मैं वो चमचा और ग्लास भी छीन चुकी थी जिसके ज़रिए वो मुझे बुलाती थी। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपनी दोस्तों के हमरा अम्मी को नाश्ता देकर पिकनिक पर चले गई। मेरे जहन में बिल्कुल ये बात नहीं आई थी कि पीछे से ये अपना गुजारा कैसे करेंगे, और वैसे भी मुझे उनकी अब कोई फिक्र नहीं रहती थे। मैं जब घर से जाने लगी तो मेरी सास ने परेशान होकर मुझे रोका। उनका कहना था कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। अच्छा, मेरी बेटी को ही बुला दो, वो मेरा ख्याल रख लेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो उनकी बेटियों को मेरे नए करतूतों के बारे में पता चल जाता। इसीलिए मैंने बाहर से ताला लगा लिया और अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने चली गई। मेरी वापसी तकरीबन शाम के वक्त हुई थी और मैं इतना थक कर चूर हो गई कि कमरे में आते ही सो चुकी। मैं इस बात को बिल्कुल ही फरामोश कर चुकी थी कि मेरी सास भूखी है। उन्होंने सिवाय सुबह के नाश्ते के अभी तक कुछ नहीं खाया। वो शुगर की मरीजा थे और शुगर के पेशेंट भूख से बिल्कुल निढाल हो जाते हैं।
उनसे बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती। यही हाल मेरी सास का भी था। उनके पास वो चमचा और ग्लास भी मौजूद नहीं था जिसके जरिए वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। जब घर में दाखिल हुई, उनकी एक धीमी सी आवाज मेरे कानों में आई थी, लेकिन मैंने बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि सर झटक कर खामोशी से अपने कमरे में आए और सुकून से गहरी नींद सो गई। मगर मैं नहीं जानती थी कि आज मुझ पर क्या कयामत आने वाली है, किस तरह मेरा तख्ता पलट जाने वाला है। बेशक अल्लाह ताला किसी को भी माफ नहीं करते। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम भी अगले को वही सब लौटा रहे हो, तो वो रब तुमसे भी खफा हो जाता है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने यही फरमाया है कि तुम आजिज़ी से पेश हो। वो रब तुम्हें बेशुमार अता करेगा। तुमने सब्र किया, मैं तुम्हें गनी कर दूंगा। लेकिन मैंने अल्लाह ताला के किसी हुक्म की पैरवी नहीं की थी, बल्कि अपनी माँ की पढ़ाई हुई पट्टी में आ गई थी और हर वो काम कर गई थी जो मुझे जेब नहीं देता था। शाम के वक्त जब मेरी आंख खुली तो अचानक ही मुझे अपनी सास का ख्याल आया। सुबह से रात होने को आई थी और मैंने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया। मुझे एकदम परेशानी लाहक हुई और मैं बेसाख्ता भाग कर किचन में गई, क्योंकि वो शुगर की मरीजा थी। हो सकता था कि वो भूख से बेहोश हो चुकी हों। मैंने फौरन उनके लिए खाना ट्रे में सजाया और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरा पूरा वजूद कपकपा उठा। एक शख्स मेरी सास के बराबर बैठा हुआ था, उनके हाथ पकड़कर उनसे बातें कर रहा था, जबकि मेरी सास सर झुकाकर रोती जा रही थी। यह आवाज सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं फटी फटी निगाहों से उस आदमी की पुश्त को देख रही थी, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं, मेरे शौहर हैदर ही थे, जो दुबई से वापस आ चुके थे। उनको अपने सामने देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस दिन से मैंने अपनी सास के साथ बुरा रवैया रखना शुरू किया था, वो बहुत ज्यादा खामोश हो गई थी। ना मुझसे कभी उलझती थी और ना ही अपने बच्चों से कोई शिकायत करती थी। उनके चेहरे पर मौजूद लाचारगी को देखकर मेरा दिल बंद होने के करीब आ गया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरी सास ने अपने बेटे को हर उस बात से आगाह कर दिया है जो मैं उनके साथ करती आई हूं। लेकिन अचानक ही मेरे शौहर अपनी जगह से खड़े हुए थे और मुझे अपने सीने से लगा लिया, जबकि मैं बेयकीन थी। मुझे लगा था कि मेरे शौहर मुझे मारेंगे, मुझे जलील करेंगे और मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो मुझे गले लगाते हुए मोहब्बत से बोले कि जितना ख्याल तुमने मेरी माँ का रखा है, उतना तो उनकी अपनी बेटियां भी नहीं रख सकती थी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। अम्मी ने मुझे सब बता दिया है कि तुम किस तरह उनके लिए पागल रहती हो। कभी उनको खाना देती हो तो कभी उनके लिए चाय बनाती हो, कभी उनकी दवाइयों का ख्याल रखती हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे मालूम हुआ है तुम्हारी अम्मी की तबीयत का। खैर, तुम परेशान ना हो, हम दोनों उनका अच्छा इलाज करवाएंगे। जबकि मैं अपने शौहर को देखते रह गई कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं आज पिकनिक पर गई थी, अम्मी की तबीयत के लिए नहीं गई थी। मैंने अपनी सास को देखा तो वो गुमसुम सर झुकाकर बैठी हुई थी। वो अपनी माँ के माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देकर अपने कमरे में कपड़े तब्दील करने के लिए चले गए थे। मैंने अपनी सास को देखा तो वो मेरे आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू रवा थे और वो गमगीन लहजे में बोली, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, ये सभी मेरा किया धरा। जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुमने मुझे वापस लौटा दिया। मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो चुका है। तुमने भी तो ये सब बर्दाश्त किया। मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा रवैया रखती थी, तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती थी।
लेकिन मुझे कभी तुम्हारा कुछ किया हुआ नजर ही नहीं आया। मगर जब तुमने आंखें बदली, मुझे मेरी औकात याद दिलाई, मुझे ये बताया कि मैं एक माजूर हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे इस बात का अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि वाकई एक माजूर इंसान की कोई जिंदगी नहीं है। वो यकदम मेरे आगे हाथ जोड़कर रोना शुरू हो चुके थे, जबकि मेरा दिल पसीज गया था। ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे दिल पर किसी ने एक गहरा वार किया हो। मैं बेसाख्ता उनके पास गई और उनके सीने से लग गई और आंसू बहाते हुए माफी मांगने लगी। उनके अल्फाज मेरा जमीर झंझोड़ चुके थे। उनका ये कहना कि मैं माजूर हूं और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती, मेरा दिल तकलीफ में मुब्तला हो गया था। ना जाने क्यों मुझे अपना मुस्तकबिल याद आने लगा। अगर आज मैं उनके साथ इस तरह कर रही थी तो कल को मेरी औलाद भी मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। मैंने फौरन उनसे माफी मांगी थी और सच्चे दिल से तौबा करके अपनी सास के साथ एक बार फिर अच्छा रवैया रखना शुरू कर चुकी थी। मगर मेरा वो रवैया, मेरी वो हरकतें मेरे लिए थोड़ी बहुत फायदेमंद भी साबित हुई थी। मेरी सास ने मेरे साथ बुरा रवैया रखना छोड़ दिया था और मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करने लगी थी, जबकि मेरे शौहर भी अब मुझसे बहुत अच्छा सलूक करते थे, क्योंकि अब उनका इरादा वापस दुबई जाने का नहीं था। उनका कहना था कि जितना कमाना था मैं कमा चुका हूं, अब अपनी माँ बहन और बीवी के साथ ही एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहूंगा। बेशक अगर आपको सही वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो यही बेहतर होता है, क्योंकि अगर आपको सही वक्त पर अपनी गलती का एहसास ना हुआ तो वो रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन आपको सजा देने का हक रखते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर मोहम्मद उमर का, जो कि शोरकोट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस फाबिया का, जो कि कनाडा से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें खुशी मिलती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए और मुझे ढेर सारी दुआ में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।